ठीक है ना, क्योंकि अभी नीट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो नीट का एग्ज़ाम बेटा आज एक एक दिन करके कम होता जा रहा है। 7 मई को एग्ज़ाम है, फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूँ। और वैसे भी आपने लिख रखा होगा अपनी कॉपी में कि आज एक दिन कम हो गया, राइट। 40 डेज़ रह गए कि 39, 38, 37, 36 इस टाइप से, राइट। तो ऑलमोस्ट अभी आपके पास 30 या 31 डेज़ बचे हुए हैं, राइट। तो इसमें देखो बेटा, तो 7 मई नो डाउट, 7 मई 2023 को एग्ज़ाम है आपका नीट का, ओके। ये तो आपकी होगी एग्ज़ाम डेट, खैर। और हमारा जो फोकस या कंसंट्रेशन रहने वाला है वो क्वेश्चंस के थ्रू हमें क्या करना है, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, ओके। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था और मैंने आपसे कहा था कि आप इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखेंगे। कार्बोकेटाइन है तो डेफिनेटली आपको कार्बोकेटाइन में इंटरेस्ट लेना चाहिए, राइट। कार्बोकेटाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है और मैं आपको इंश्योर करा रहा हूँ बेटा, कार्बोकेटाइन से रिलेटेड एनटीए यानी कि नीट में क्वेश्चन आपको कार्बोकेटाइन से रिलेटेड क्वेश्चन नीट में डेफिनेटली मीन्स 100% आपको क्वेश्चन मिलेगा ही, राइट। तो कार्बोकेटाइन से रिलेटेड जब भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको उस पर इंटरेस्ट लेना चाहिए, ठीक है। देखते हैं। अब मेरे ख्याल से आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा, और अगर ट्राई किया है इसे आपने तो अच्छी बात है। और देखो इसमें इजी क्वेश्चन था ये, कार्बोकेटाइन है। अब यहाँ देखो कार्बोकेटाइन में ये मालूम है कि जो सेकेंड वाला मैंने स्ट्रक्चर लिया ना बेटा, ये पता है आपको सेकेंड स्ट्रक्चर ये इस टाइप से है। सेकेंड स्ट्रक्चर ये इस टाइप से बना हुआ है इस तरीके से, राइट। और यहाँ कार्बोकेटाइन है ना। और ये आपका कहलाता है बेटा, इस वाले सेंटर को आप बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन, राइट। और ब्रिज हेड कार्बन पे जब कभी भी कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा तो बेटा वो कैसा होता है, ब्रिज हेड कार्बन पर कार्बोकेटाइन कैसा होता रहता है बेटा, कार्बोकेटाइन कैसा रहेगा, हाईली अनस्टेबल, ओके। वो स्ट्रेन की वजह से रहता है, राइट, हाईली अनस्टेबल, है ना। तो डेफिनेटली अगर ब्रिज हेड कार्बन है तो वो हाईली अनस्टेबल है, यानी कि सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होगी, इस वाले कंपाउंड की होगी, ओके। नॉर्वोरेन बोला जाता है ऐसे कंपाउंड्स को, है ना, नॉर्वोरेन बोला जाता है, ठीक है। नाम में कुछ नहीं रखा है इतना कुछ, नॉर्वोरेन, बट आप स्ट्रक्चर पे फोकस करो, ओके। तो नॉर्वोरेन के केस में स्टेबिलिटी सबसे कम, यानी सेकंड की स्टेबिलिटी बेटा कैसी होगी, सबसे कम होगी। तो सेकंड देखो सबसे कम सी वाले केस में, तो फर्स्ट भी ऑप्शन नहीं है ऐसा, अब बी भी नहीं और डी भी नहीं है, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन देखिए, अगर एक की क्लैरिटी थी आपको तो इस आंसर पे आप जा सकते थे। अब देखो इसमें फर्स्ट का वो बोल रहा है कि स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन जो है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है ना, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसकी है। वो रीज़न मालूम होगा आपको क्यों स्टेबल है। एंड फर्स्ट के बाद थर्ड स्टेबल है, देन फोर्थ, एंड लास्ट जो है वो सेकेंड है। तो वो कितने आसानी से आंसर आ गया, ओके। तो आपको जब क्वेश्चन से पिक करना होता है ना बेटा, तो या तो आपको जो ज़्यादा आसानी से जिसे एलिमिनेट कर पा रहे हो आप उस क्वेश्चन को पिक कर लो। तो आपको सेकंड वाले क्वेश्चन को देखो, इस वाले को अगर आप पिक कर रहे हैं तो बड़ी आसानी से आप आंसर पे जा रहे हो, राइट। तो आपको ये भी देखना होता है कि किस ऑप्शन को पिक करने से हम आंसर पे आसानी से जा सकते हैं। बट कोशिश करना होती है आपको कि प्रॉपर कंसेप्ट के थ्रू आंसर पे जाएं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा मिस्टेक होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, ओके। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, राइट। तो ये बात होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। तो अच्छा क्वेश्चन था, तो मेरे ख्याल से ये कर लिया होगा आपने। तो जो हमारा सीज़न स्टार्ट होगा वो हाइड्रोकार्बन का ही सीज़न है और उसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। और क्वेश्चंस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और उसमें क्या पूछा उसने, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग इज। तो ये 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर लिए और इनमें पूछा कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, राइट। तो इसमें देखो क्योंकि साइक्लिक है ना कहीं ऐसे आप देख सकते हो। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड को समझाने के लिए मैं आपको ऐसे ले लेता हूँ। तो ये मोनोप्रोटोनिक एसिड है, इन जनरल मैंने आपसे ले लिया ये समझाने के लिए, इन जनरल ये ले लिया। और इसमें आप हाँ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड देखने के लिए ये देखते हैं कि एच किस में आसानी से रिलीज़ होगा, राइट। या तो ये आप कह सकते हैं ईजिली एच किस में रिलीज़ होगा, या फिर आप ये कहते हैं कि एच प्लस बन जाएगा प्रोटॉन निकलने के बाद और ए माइनस, यानी कि जो ए माइनस पार्ट है ये आपका कहलाता है कॉन्जुगेट बेस, राइट। ये आपको मालूम है कॉन्जुगेट बेस। तो सबसे बेटर तरीका बेटा ये है कि आप इस चीज़ को देखो कॉन्जुगेट बेस को, यानी कि कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा होगी, अगर स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बेटा ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी,
स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, राइट, आप ये कह रहे हैं, ठीक है ना। तो आप ये बात बोल रहे हैं, तो हिंट के तौर पे ये बात समझ सकते हैं आप। अब इन्हीं चारों ऑप्शन में आप देखो कि क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड्स है तो ऑलमोस्ट सभी में पहली रिंग एरोमेटिक है, बाकी पार्ट देखो ये एरोमेटिक कितना है, रेस्ट पार्ट को देख लो आप। तो आप ये देखेंगे कि अगर किसी से प्रोटॉन निकालने पर कंपाउंड एरोमेटिक बन रहा है, राइट, प्रोटॉन हटाने पर कोई भी कंपाउंड है उससे क्या कर रहे हैं आप बेटा, अगर उस कंपाउंड से प्रोटॉन निकालने पर, प्रोटॉन एलिमिनेट करने पर, अगर आपने उससे प्रोटॉन निकाल दिया और जो कॉन्जुगेट बेस बचा है, अगर वो कॉन्जुगेट बेस आपका एरोमेटिक बन रहा है ना, अगर बेटा वो जो कॉन्जुगेट बेस एरोमेटिक बन रहा है तो इसका मतलब कंपाउंड कैसा है आपका, वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक है ना। फिर वो इसका मतलब ये हो गया कंपाउंड कैसा है आपका, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ओके, तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चेक कर लेते हैं कि कौन सा आंसर होना चाहिए, राइट, आगे बढ़ता हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये इतना देखो, अगर कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है ना, कितने आसानी से आंसर पे जा सकते हैं हम। देखो इस आंसर को इसके आंसर पे हम जाते हैं। अब ये देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट बेंजीन है, हाईली स्टेबल है ऑलरेडी, तो इससे प्रोटॉन निकालना पॉसिबल नहीं है। अगर इससे हम प्रोटॉन निकालते हैं सेकेंड वाले केस में, क्योंकि यहाँ से प्रोटॉन निकाल सकते हैं, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज सेंटर से प्रोटॉन निकालना, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज सेंटर से अगर आप प्रोटॉन निकाल रहे हैं तो वो आसानी से निकल जाएगा, राइट, एज़ कम्पेयर टू sp2 और sp। क्यों, sp2 और sp2 हाइब्रिडाइज का बेटा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा। क्यों भी ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि s परसेंटेज ज़्यादा है इसमें, किसके कंपेयर में, sp3 के केस में। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 के केस में बेटा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। क्यों कम है, क्योंकि यहाँ s परसेंटेज कम है, राइट। तो जिसमें s परसेंटेज कम होगा मीन्स उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो वहाँ से प्रोटॉन ईजिली निकाला जा सकता है, राइट। अब देखो बेटा, क्योंकि यहाँ पर भी प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, और इस वाली साइड में भी प्रोटॉन है ना। तो हमारा फोकस रहता है sp3 हाइब्रिडाइज सेंटर पे। किस पे फोकस रहेगा बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज सेंटर से प्रोटॉन को निकालना। अब इसमें देखो, आप नोट किया आपने, इतना समझ में आया होगा ना। अब मैं देखो इसी वाले क्वेश्चन को मैं लेता हूँ, तो देखो इस सेकंड वाले क्वेश्चन को, क्योंकि फर्स्ट वाले केस में क्या है ना बेटा, ऑल कार्बन एटम्स इज sp2 हाइब्रिडाइज, राइट, तो सारे sp2 हाइब्रिडाइज हैं, वहाँ से प्रोटॉन निकालना आसान नहीं है, राइट। सेकंड वाले केस में देखो, सेकंड वाले केस में अगर आप ये इस प्रोटॉन को निकालते हैं तो क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड्स बन रहा है प्रोटॉन निकालने के बाद, क्योंकि फर्स्ट वाली रिंग की अगर बात करेंगे वो तो ऑलरेडी एरोमेटिक है। और अगर मैंने सपोज ये दोनों सिमिलर साइड्स हैं ये, और प्रोटॉन निकाला तो नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पर। तो देखो ये sp3 हाइब्रिडाइज सेंटर रहा, इसका मतलब ये अभी भी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बना, राइट, तो ये नहीं हो सकता। थर्ड वाले केस में देखो, अगर आपने यहाँ से प्रोटॉन निकाला है, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज सेंटर से प्रोटॉन निकाला, तो बेटा देखो आपको स्ट्रक्चर क्या मिल जाएगा, आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो इस तरीके से मिल जाएगा। यहाँ से आप प्रोटॉन निकाल रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज यहाँ, राइट, और डबल बॉन्ड यहाँ पर, राइट। और ऐसे इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो आप इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इस स्ट्रक्चर को मैं बेटा ड्रॉ करना चाहूँ तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ। तो डबल बॉन्ड मैंने अगर अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड दिखाया आपने इस रिंग में, तो इसमें रिंग में आप इस तरीके से अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड दिखा सकते हो। तो देखो दोनों रिंग बेटा कैसी है, ये वाली रिंग भी एरोमेटिक है और ये वाली रिंग भी देखो, ये वाली रिंग भी कैसी है, एरोमेटिक है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, इस वाली रिंग में 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन है, राइट, 2 4 एंड देन 2 6। तो इसका मतलब ये जो कॉन्जुगेट बेस है, वो जो कॉन्जुगेट बेस है वो कैसा है बेटा, हाईली स्टेबल है, राइट। और जो कॉन्जुगेट बेस हाईली स्टेबल होंगे, आपने कहा है कि वो क्या होंगे, उनकी वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होंगे, राइट। तो होपफुली ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो इस कंसेप्ट की आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो देखो आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं, और उसको आप आइडेंटिफाई करके देखो, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर यह क्वेश्चन समझ में आ गया तो मुझे लगता है आप अगले क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। अब अगर मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ और सब क्वेश्चन यही है, सपोज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ही पूछा है उसने, बट मैं एग्जाम्पल चेंज कर देता हूँ, राइट। सपोज़ मैंने एग्जाम्पल क्या ले लिया बेटा, सपोज़ एक एग्जाम्पल ये ले लिया मैंने, इस तरीके से देख लो आप, ये कह सकते हैं एक एग्जाम्पल मेरा ये है, ए एग्जाम्पल कह लो इसे, और बी एग्जाम्पल कह लो आप इसे, देन सी एग्जाम्पल, एंड देन डी एग्जाम्पल। और डी एग्जाम्पल आप ये ले सकते हैं, ऐसे कर लो, ठीक है। डी एग्जाम्पल ये मिथाइल ग्रुप लगा दी मैंने।
अब देखो बेटा, इन चारों में देखो विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, है ना। क्वेश्चन मेरा अगर ये हो जाए, सिमिलर क्वेश्चन हो जाए, विच इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो जैसे मैंने आपको समझाया ना, उसी तरीके से आप आंसर दे सकते हो। क्योंकि आपको बेटा क्या देखना है, एज ए हिंट में अगर आपसे कहूँ तो एज ए हिंट आपको क्या देखना है, आपको एज ए हिंट देखना है कि कोई भी कंपाउंड है, उन्हीं चारों कंपाउंड्स की बात कर रहा हूँ, कोई भी कंपाउंड है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उससे प्रोटॉन निकालेंगे, राइट। प्रोटॉन निकालेंगे और जो कॉन्जुगेट बेस पार्ट बचेगा, है ना, ऐसे लिख लो आप। इसे आपने बोला है कि अगर कॉन्जुगेट बेस बचता है आपके पास, कॉन्जुगेट बेस, राइट, यानी कि आफ्टर रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस पार्ट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। आपने कहा कॉन्जुगेट बेस अगर एरोमेटिक बन गया तो एरोमेटिक का मतलब ये हो गया, वो कैसा होगा, हाईली स्टेबल, है ना। आपने कहा हाईली स्टेबल, और हाईली स्टेबल है तो इसका मतलब वो कंपाउंड कैसा है बेटा, वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है ना। तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो। तो अगर ये क्वेश्चन मैंने आपको लिया, क्वेश्चन नंबर 1, मैंने कहा था आपसे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, किस तरीके से आप आंसर देंगे, वो आइडेंटिफाई किया। ऐसे ही आप इन चारों में आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आंसर ए होगा, बी होगा, या सी, या फिर डी, राइट। तो आपको ये देखना है कि अगर प्रोटॉन निकालने के बाद कंपाउंड एरोमेटिक बन रहा है आफ्टर रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, दैट मीन्स हाईली स्टेबल, और हाईली स्टेबल कंपाउंड दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ओके, तो इसका आंसर मुझे आप कहाँ देंगे बेटा, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में देंगे, है ना। इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए बोल देता हूँ मैं, और ऐसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी बोल देता हूँ। तो आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 1 बी का आंसर क्या होगा, राइट। तो आपको आंसर देने में, कमेंट करने में आसानी हो जाएगी। ओके, तो मैं होपफुली समझता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे, और अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ, राइट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले बेटा आप देखो जो क्वेश्चन लिया है ये, अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द स्लोएस्ट टू रिएक्ट विद नाइट्रोसोनियम आइन, है ना। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, राइट बेटा, ये क्या है आपका, इलेक्ट्रोफाइल है, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोसोनियम आइन, ये इलेक्ट्रोफाइल है। ओके, तो इलेक्ट्रोफाइल है, और आपको मालूम है कि एरोमेटिक कंपाउंड से फर्स्ट एरोमेटिक बेंजीन, राइट, एंड देन सेकेंड कंपाउंड ऑल्सो एरोमेटिक, क्योंकि बेंजीन रहेंगे ना इसमें बेटा, देखो एरोमेटिक, थर्ड ऑल्सो एरोमेटिक, एंड फोर्थ ऑल्सो एरोमेटिक, है ना। तो एरोमेटिक रिएक्शंस है, और एरोमेटिक कंपाउंड्स की आपने कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस क्या बोला है बेटा, एरोमेटिक रिएक्शंस की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं वो क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन किस में ज़्यादा होगा, यानी कि रेट की बात करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन उसमें ही ज़्यादा होगा बेटा जिसमें रिंग कैसी होगी, यानी कि एक्टिवेटिंग रिंग होगी, है ना। जितनी ज़्यादा एक्टिवेटिंग रिंग होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, राइट। तो एक्टिवेटिंग रिंग क्या करेगी, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगी। ओके, तो इस वाली बात पे फोकस करना है, ये आपके पास हिंट हो गई। तो फिर आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि आंसर क्या होगा, राइट। तो आपको यही देखना है कि किस में जो है आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही, किस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्टिवेट हो रही, राइट। जितनी क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज कहाँ रिएक्ट करना चाहेगी, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज रिएक्ट करना चाहेगी मोर रिच साइड पर, राइट, जहाँ मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख लो कहाँ होगी बेटा, क्योंकि ये बेंजीन के रिस्पेक्ट में देखो, बेंजीन के रिस्पेक्ट में देखो, ये अल्काइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनिक ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ ओनली प्लस आई इफेक्ट एप्लीकेबल है, राइट। और यहाँ देखो बेटा कार्बोनाइल ग्रुप है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बाहर की तरफ मूव होगी, राइट। तो ये रिंग कैसी है आपकी, डीएक्टिवेटिंग है। ओके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव्स अवे फ्रॉम द रिंग, बट इन केस ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव्स टूवर्ड्स द रिंग, राइट, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। ओके, क्योंकि अल्काइल ग्रुप है ना ये। फोर्थ वाले केस में देखो, फोर्थ वाले केस में इफ फिनाइल रिंग डायरेक्टली कनेक्ट विथ लोन पेयर एक्सेप्ट हेलोजन, देन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव्स टूवर्ड्स द रिंग, है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव्स टूवर्ड्स द रिंग। तो फर्स्ट नहीं होगा आंसर आपका, फर्स्ट नहीं होगा, फर्स्ट नहीं हो सकता, और आपका थर्ड भी नहीं हो सकता। अब आपको आइडेंटिफाई करना है सेकेंड और फोर्थ में, क्योंकि सेकेंड भी एक्टिवेटिंग है और फोर्थ भी एक्टिवेटिंग है, राइट। तो मोर एक्टिवेटिंग कौन सी होगी बेटा, इन दोनों में कंपेयर करेंगे सेकेंड और फोर्थ में। तो क्योंकि यहाँ प्लस आई इफेक्ट है अल्काइल ग्रुप की वजह से, और यहाँ बेटा लोन पेयर है तो यहाँ प्लस आर इफेक्ट है, तो प्लस आर इफेक्ट इज डोमिनेटिंग। फ्री लोन पेयर है तो ईजिली पार्टिसिपेट करेगा रिंग के अंदर,
तो आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। अगर आप भूल रहे हैं सपोज कि प्लस आर डोमिनेटिंग होता है या प्लस आई, तो आप देख लो लोन पेयर फ्री है, तो जो फ्री लोन पेयर है वो इजीली पार्टिसिपेट कर जाएगा रिंग में, राइट। तो मूव्स टूवर्ड्स द रिंग, दैट इज मोर एक्टिवेटिंग, राइट। एंड फोर्थ इज मोर एक्टिवेटिंग, फोर्थ इज मोर एक्टिवेटिंग एज कंपेयर टू सेकेंड वन, राइट। तो सेकेंड इज लेस एक्टिवेटिंग है, सेकेंड भी एक्टिवेटिंग है बट फोर्थ के कंपेयर में क्या है, लेस एक्टिवेटिंग है। अगर आप ऑर्डर की बात करोगे, सपोज ऑर्डर की बात करना है आपको, क्या ऑर्डर क्या होगा, तो मोर एक्टिवेटिंग इज फोर्थ, एंड देन फोर्थ के बाद बेटा सेकेंड, एंड सेकेंड के बाद क्या लिखेंगे, फर्स्ट और देन थर्ड। तो थर्ड वाले केस में मालूम है थर्ड रिंग इज डीएक्टिवेटिंग, ओके। तो थर्ड बेटा कैसी है, डीएक्टिवेटिंग है, और डीएक्टिवेटिंग है। और डीएक्टिवेटिंग क्यों, क्योंकि वहाँ माइनस आई इफेक्ट भी है और माइनस आर इफेक्ट भी है। जबकि फोर्थ और सेकेंड और फर्स्ट की अगर बात करोगे तो फर्स्ट तो बेंजीन है, और बेंजीन के रिस्पेक्ट में देखना है, इसके रिस्पेक्ट में फोर एंड सेकेंड इज प्लस आई इफेक्ट डोनेटिंग एक्टिवेटिंग, एंड फोर्थ इज प्लस आर डोनेटिंग, है ना, डोमिनेटिंग, ओके। तो दैट इज द आंसर, ऑर्डर इज 4 to फर्स्ट एंड थर्ड, बट only one answer is you can say only answer is faster in case fourth, right। तो होपफुली कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, ओके। देखो अब बेटा क्वेश्चन ये लिया हुआ है, द रेट ऑफ नाइट्रेशन विल बी। तो रेट ऑफ नाइट्रेशन विल बी की अगर बात करें हम, तो यहाँ देखो इस वाले केस में देखो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और इतना पार्ट कॉमन है, और टॉलिन पार्ट कॉमन है, CH3 इतना पार्ट कॉमन है, इतना पार्ट कॉमन है इसमें। बट आपने क्या किया, लेबलिंग कर दिया है, मीन्स प्रोटॉन को रिप्लेस करके ड्यूटेरियम लगा दिया है, राइट। और वहाँ एक ड्यूटेरियम लगाया या दो ड्यूटेरियम लगाए। तो अब मुझे ये देखना है कि अगर मैं नाइट्रेशन करता हूँ तो नाइट्रेशन के केस में और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो ये देखा जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन के बाद अगर आप करते हैं नाइट्रेशन के केस में, तो रेट इज़ नॉट अफेक्टेड, है ना, रेट इज़ नॉट अफेक्टेड, और रेट अफेक्ट नहीं होता, रेट इज़ नॉट अफेक्टेड किस में बेटा, ऑन आइसोटॉपिक इफेक्ट, है ना, ऑन लेवलिंग, या कह सकते हैं इन जनरल क्या होता है बेटा, आइसोटॉपिक इफेक्ट में क्या होगा, आइसोटॉपिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं, दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय ड्यूटेरियम और ट्रेटियम। देन रेट ऑफ रिएक्शन रेट इज़ नॉट अफेक्टेड, क्यों नहीं होता रेट अफेक्टेड, बिकॉज फॉर रिमूवल ऑफ, इसमें क्या होता है बेटा, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ बट इतना ध्यान में रख लूँ, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन इज़ अ फास्ट स्टेप, है ना। तो फास्ट स्टेप मालूम है विच इज़ नॉट अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन इज़ अ फास्ट स्टेप विच इज़ नॉट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, which is not rate determining step. That's why the rate of the reaction all these three compounds is same, okay। then answer is third। तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा नाइट्रेशन के केस में, रेट इज नॉट अफेक्टेड बिकॉज रिमूवल ऑफ प्रोटॉन इज अ फास्ट स्टेप इन फास्ट स्टेप, दैट इज नॉट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ओके। तो आंसर सीधे आप क्या लिख लेंगे, थर्ड। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द पोजीशन वेयर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ESS है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन कैन टेक प्लेस। देखो बेटा, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आइडेंटिफाई द पोजीशन वेयर ES रिएक्शन कैन टेक प्लेस। तो ES रिएक्शन वहाँ बेटा फास्टर होगी जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, ओके। बात कर रहा है ES रिएक्शंस की, राइट। तो देखो किस में फास्ट होगी, तो इसमें देखो फास्टर, अगर मैं देखूँ ये लोन पेयर है इसके पास और पोजीशन दी उसने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो आप इससे देखो, क्योंकि इस लोन पेयर के रिस्पेक्ट में देखोगे इस रिंग के साथ में क्या है बेटा, इस रिंग के साथ में भी लोन पेयर है, ये इसको भी एक्टिवेट करता होगा, राइट। यानी कि इस रिंग को भी एक्टिवेट कर रहा है ना ये। अगर आप देखेंगे इस लोन पेयर की वजह से इस रिंग को भी एक्टिवेट कर रहा है। बट अगर आप यहाँ देखोगे, क्योंकि यहाँ देखोगे ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर जो है इस रिंग के साथ में भी है, तो इसका मतलब इसको भी एक्टिवेट करता होगा। तो मुझे ये देखना है कि ऐसे कंपेरेटिवली अगर मैं इसे A बोल दूँ इस साइड को और साइड को B बोल दूँ, तो मुझे ये देखना है कि कौन विच साइड इज़ मोर एक्टिवेटिंग। तो ये भी मालूम कि CH3 ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है, तो रिंग में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस वाले साइड में शिफ्ट होगी, A में तो होगी नहीं, B में ज़्यादा शिफ्ट होगी, राइट।
और बी में किस साइड पे, क्योंकि इसकी बात करोगे तो ये कैसा होगा, क्योंकि लोन पेयर है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, बट पैरा पोजीशन ब्लॉक है, तो यानी कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे आएगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पे आएगा या पैरा, बट पैरा पोजीशन इज ब्लॉक्ड, तो इसका मतलब किस फर्स्ट पोजीशन पे आएगा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका फर्स्ट हो जाएगा, है ना। तो ये आपको यही देखना था कि विच हैव ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो आपको ये देखना था, राइट। तो विच हैव ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो आपको ये देखना था, ओके। तो आपको ये देखना था विच हैव ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, राइट। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, राइट। देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपने किया है बेटा, जो ES लिखा हुआ था ना, ES वो था आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, राइट, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, या जिसे आप कह रहे थे ESR रिएक्शन, नो डाउट्स। यहाँ देखो बेटा, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा था वो किस चीज़ को था बेटा, यहाँ ES था आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक, A फॉर एरोमेटिक, देन सब्स्टिट्यूशन, है ना। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, राइट, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, ओके। तो ये बात हमने की थी यहाँ पर, ओके। तो ये बात की थी यहाँ। देन नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, अब यहाँ पूछा है उसने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इज करेक्ट ऑर्डर किसका होगा, तो करेक्ट ऑर्डर का मतलब ये है कि किस में रिएक्शन फास्ट होगी। तो आपको मालूम है कि जो रिंग एक्टिवेटिंग होगी, जो रिंग बेटा कैसी होगी, जो भी रिंग कोई भी ग्रुप लगा हुआ है अगर, और अगर वो जो ग्रुप है एक्टिवेट कर रहा है रिंग को, वो इलेक्ट्रॉन रिच होगी, और कोई अगर ग्रुप लगा हुआ है वो क्या कर रहा है रिंग को जो ग्रुप है वो क्या कर रहा है, ग्रुप डीएक्टिवेट कर रहा है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू अवे फ्रॉम द रिंग, एंड हेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव्स टूवर्ड्स द रिंग, राइट। तब क्या होगा, क्योंकि इस वाले केस में क्या होता है, ग्रुप टूवर्ड्स द रिंग कब शिफ्ट होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तब होगी जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, और अवे फ्रॉम द रिंग कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, राइट। अब यहाँ देखो आप इस क्वेश्चन को मेरे ख्याल से आप कई बार सॉल्व कर चुके हैं। तो बेंजीन के रिस्पेक्ट में देखो, इन तीनों में विच वन इज़ एक्टिवेटिंग एंड विच वन इज़ डीएक्टिवेटिंग। तो अगर आप देखेंगे तो CH3 है, और CH3 अल्काइल ग्रुप है, तो वो रिंग में क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, है ना। किस इफेक्ट के थ्रू बढ़ाएगा, +H और प्लस H इफेक्ट के थ्रू कह सकते हैं ना, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा, राइट। जबकि इस वाले केस में देखेंगे लोन पेयर है, हेलोजन के केस में हमेशा आपको ध्यान में रखना होता है कि लोन पेयर का जो की एटम है आपका फिनाइल रिंग के साथ में, वो लगता है कि रिंग में पार्टिसिपेट करने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़नी चाहिए, बट एक्चुअल में होता है क्या बेटा, क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो आपने कहा यहाँ -I इफेक्ट डोमिनेटिंग ओवर +R इफेक्ट। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग तो है, लेकिन क्या है, ये रिंग डीएक्टिवेटिंग है। ओवरऑल ये रिंग बेटा कैसी है, डीएक्टिवेटिंग है। अब यहाँ देखो, यहाँ नाइट्रो ग्रुप ये भी मालूम है कि यहाँ -I इफेक्ट भी और -R इफेक्ट भी, तो ये हाईली डीएक्टिवेटिंग है, तो इसका मैग्नीट्यूड बाहर की तरफ और ज़्यादा मूव होगा, राइट। तो अगर आप ऑर्डर की बात करेंगे तो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके केस में ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके केस में ज़्यादा दिखाई दे रही है आपको, C के केस में सबसे ज़्यादा दिखाई देगी, राइट। तो यानी कि C के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव्स टूवर्ड्स द रिंग। तो इसका मतलब ये हो गया कि C में ऑर्डर जो रेट है वो फास्ट होगा, C के बाद देन D होगा, है ना। क्योंकि अगर मैं A, B, C और D लिख रहा हूँ तो बेटा आप D देखो, और D तो न्यूट्रल कंपाउंड है, राइट, और C जो है वो आपका कैसा है, C कंपाउंड एक्टिवेटिंग है, और जबकि और A और B दोनों कैसे हैं, डीएक्टिवेटिंग है। अब A और B में कंपेयर कर लिया हमने, ये लेस डीएक्टिवेटिंग है, ये मोर डीएक्टिवेटिंग है, राइट। ठीक है, तो आपको आंसर समझ में आ गया, फिर क्या लिखना है, और A जो है आपका स्लाइटली एक्टिवेटिंग है, राइट। तो आपका आंसर क्या हो गया, C, देन D, और देन क्या लिखेंगे, B, और देन A आंसर, राइट। ऐसा देखो कहीं ऑप्शन है तो ये ऑप्शन है, यानी कि आंसर नंबर 4। तो होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। कई बार हम इस क्वेश्चन को रिपीट कर चुके हैं, बट अगर आपको इसकी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है तो अच्छी बात है। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप यस बोल सकते हैं, कमेंट में वाई लिख सकते हैं, अगर नहीं आया समझ में तो नो बोल सकते हो, एन लिख सकते हो, राइट। तो उससे मुझे लगेगा कि आप इंगेज हैं क्लास के साथ में, और होपफुली अगर आपने ध्यान से सुना है तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अ कंपाउंड दैट गिव्स एन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विद हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन लिया बेटा उसने? 2 मोल्स, राइट। और कंपाउंड कैसा बनना चाहिए, यानी कि कोई भी एक कंपाउंड लिया है उसने और वो ये कह रहा है कि एक कंपाउंड लेने के बाद जो है 2 मोल्स हाइड्रोजन यूज़ किया है। कितना मोल यूज़ किया उसने? 2 मोल हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम मेटल, राइट। और उससे कंपाउंड जो बन रहा है वो कैसा कंपाउंड बन रहा है बेटा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो आपको इनडायरेक्टली क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कि ए व्हाट इज़ ए, राइट। यानी कि ये आपको आइडेंटिफाई करना है ए कंपाउंड क्या है। तो तरीका क्या है हमारे पास? तरीका ये है, 2 मोल हाइड्रोजन यूज़ होगा और कंपाउंड कैसा बनेगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो मैं क्या करता हूँ, एक एक करके ऑप्शन को ही चेक कर लेता हूँ। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को चेक करता हूँ। 3 मिथाइल 1 पेंटाइन है, तो 3 मिथाइल 1 पेंटाइन के केस में देख लेते हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। तो फर्स्ट कौन सा है? 3 मिथाइल 1 पेंटाइन है, तो बेटा 5 कार्बन है, राइट। 1 2 3 देन 4 देन 5, नंबरिंग भी कर सकते हैं यहाँ, 1 2 3 देन 4 देन 5। और 3 पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है, राइट। और 1 पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है, राइट। अब अगर आपने 2 मोल हाइड्रोजन यूज़ किया, तो 2 मोल हाइड्रोजन यूज़ करने से क्या होगा बेटा? देखो 2 मोल अगर हाइड्रोजन यूज़ करेंगे आप, तो दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, राइट। ये पाई बॉन्ड भी ब्रेक होगा और ये वाला पाई बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा, यानी कि फाइनली जो कंपाउंड है वो ये बन जाएगा आपका ये इस तरीके से, राइट। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ तो मुझे क्या देखना है? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड देखना है, राइट। तो अगर मैं ये देखूँ तो ये पहला ही मेरे ख्याल से आंसर होना चाहिए। क्यों आंसर पहला होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर बेटा देखो कायरल सेंटर भी नहीं है और ओवरऑल क्या है, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, राइट। प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, तो कंपाउंड कैसा हो गया आपका? ऑप्टिकली इनएक्टिव, देयर इज नो कायरल सेंटर, ओके। अगर आप चेक करना चाह रहे हैं सेकंड और थर्ड को, तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, देयर इज नो कायरल सेंटर, है ना। इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है, 4 डिफरेंट ग्रुप्स नहीं है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना बेटा, ये हाइड्रोजन है और यहाँ मिथाइल प्रेजेंट है, यहाँ इथाइल है, देयर इज नो कायरल सेंटर। और कायरल सेंटर नहीं, दैट मीन्स ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, ओके। तो आप चेक कर लोगे, सेकंड भी चेक कर सकते हो, थर्ड भी चेक कर सकते हो, बट आंसर आपका फर्स्ट आ जाएगा, ओके। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो आप, क्वेश्चन नंबर 7 की बात की मैंने। विच अल्काइन विल गिव 3 इथाइल हेक्सेन ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो मुझे ये देखना है कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से ये कंपाउंड कब बनेगा। तो अगर मैंने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किया इसका, ठीक है, हेक्सेन बनाना है ना मुझे, और इनडायरेक्टली वो क्या बोल रहा है? हेक्सेन बनना है, एन बनेगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। यानी कि कितना मोल हाइड्रोजन यूज़ होना है? यानी कि देखो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि 2 मोल हाइड्रोजन यूज़ होगा। इनडायरेक्टली वो आपसे कह रहा है कि 2 मोल हाइड्रोजन यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि आपको कंपाउंड बनाना है ये 3 इथाइल हेक्सेन, यानी कि कंपाउंड आपका बन के क्या आना चाहिए बेटा? ये आना चाहिए, मैं लिख देता हूँ। देखो ये बन के आना चाहिए कंपाउंड, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 देन 6, नंबरिंग कर लेते हैं यहाँ से, 1 2 3 4 5 देन 6। अब अपनी मर्जी से 3 पोजीशन पे क्या लगा लो? इथाइल ग्रुप, तो 3 पोजीशन ये होगी, इथाइल ग्रुप ये हो गया, राइट। तो ऐसा स्ट्रक्चर मुझे देखना है, फर्स्ट में मिल रहा है मुझे 2 मोल हाइड्रोजन कंज्यूम करने के बाद, सेकेंड में या थर्ड में। तो फर्स्ट वाले केस में देखो, अगर मैंने क्योंकि ये कार्बन है बेटा, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकेंड पोजीशन है, ये थर्ड, राइट, 3 कार्बन है। तो अगर मैं इसको लेता हूँ सपोज़, अगर ये 3 ये इस तरीके से हो गया, फर्स्ट वाले केस में ये देखते हैं हम, जैसे ये दिया हुआ है, और बेटा इसमें थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ कार्बन है, 6 7 8 कार्बन है ओवरऑल। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, राइट। यानी कि 2 कार्बन अभी हमारे पास बची हुए हैं, वो 2 कार्बन यहाँ अटैच है, राइट। 2 कार्बन ऐसे दिखा दिया आपने। तो देखो ये क्या हमारा 3 इथाइल हेक्सेन है, 1 2 3, हाँ ये 3 इथाइल हेक्सेन ही है, ठीक है। तो यानी कि आंसर हमारा पहला ही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखो क्योंकि ऑल ऑफ द अबव भी है, तो ये भी चेक करना पड़ेगा मुझे, क्या सेकेंड और थर्ड भी सही है, राइट। तो देखो ऐसा भी हो सकता है कि आपने पहला चेक किया और आंसर टिक कर दिया, जैसे कि अभी मुझसे गलती हो रही थी, राइट। तो आपको फिर सेकंड थर्ड भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव भी दिया हुआ है, तो हो सकता है कि आंसर फिर बेटा सेकंड भी हो और थर्ड भी हो। तो इसलिए मुझे सेकंड को भी चेक करना पड़ेगा और डायरेक्टली टिक करके आगे नहीं बढ़ना है, ओके। और अगर आपने डायरेक्टली टिक भी कर दिया तो OMR शीट पर नहीं करना है, तो आपको क्या करना होता है, अपनी कॉपी पर ही आप वहीं पर टिक कर सकते हो हल्का सा, ठीक है, पॉइंट आउट कर सकते हो। देन सेकंड वाले केस में मैं देख लेता हूँ क्या इसमें पॉसिबल है।
और यहाँ हम देख लेते हैं, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया मैंने, और इसे क्योंकि 3 कार्बन है ना, ये 1 2 3, ये 2 कार्बन है ना बेटा, ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ से 1 2 3 कार्बन, 1 2 3, तो 1 2 3 ये 3 कार्बन हो गए। देखो ऐसे 2 मोल हाइड्रोजन यूज़ करने से ये कंपाउंड बना, तो क्या ये मेरा 3 इथाइल हेक्सेन है? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करूँगा मैं, 4 5 6, ठीक है, तो 3 इथाइल हेक्सेन ये भी है, राइट। इस वाले क्वेश्चन को देख लूँगा, थर्ड वाले को। इसमें देखो, अगर मैंने ऐसी स्ट्रक्चर लिया जैसे ये दिया हुआ है, राइट, और यहाँ पर भी 3 कार्बन है, राइट, 1 2 एंड देन 3, 3 कार्बन है बेटा, तो उसे मैं क्या लिखूँगा, 1 2 एंड देन 3, ऐसे लिख लेता हूँ, राइट। अब देखो नंबरिंग यहाँ से होगी, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, 1 2 3 4 5 6, तो बेटा देखो ये भी बन रहा है आपका 3 इथाइल हेक्सेन, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया फिर? फर्स्ट नहीं होगा बेटा, आंसर फोर्थ हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो इनडायरेक्टली आपको समझना था कि कितना मोल हाइड्रोजन यूज़ होना है, तो इस पर फोकस करना था आपको। हिंट यहाँ से मिला था, राइट, हिंट ये मिला था आपको कि इस कंपाउंड में मुझे कितना मोल हाइड्रोजन यूज़ करना है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तीनों कंपाउंड्स में, ट्रिपल बॉन्ड है तीनों कंपाउंड्स में, और ट्रिपल बॉन्ड से क्या हो रहा है बेटा? सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसका मतलब सिंगल बॉन्ड तो ट्रिपल बॉन्ड से तब बनेगा ना जब 2 मोल हाइड्रोजन यूज़ करेंगे आप, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड है कि कितना मोल मुझे हाइड्रोजन यूज़ करना था, ओके। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या हो सकता है। तो अगर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ तो होपफुली यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आई तो अच्छी बात है आपको, ठीक है। तो मेरे साथ आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और अपने कंसेप्ट पे थोड़ा फोकस कीजिए कि क्या आप सही तरीके से लॉजिक या कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं, ओके। और मेरी कोशिश ये है कि जो मुझे चीज़ आ रही है वो उस चीज़ को मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँ, ठीक है ना। मुझे लगता है मुझे थोड़ी बहुत केमिस्ट्री आती है ना, और वो केमिस्ट्री मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास केमिस्ट्री है, जो केमिस्ट्री मुझे आती है, या पिछले 10-12 साल से मैं जो पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स को, और मोस्टली टाइम मैंने आकाश और सुपर 30 जैसे इंस्टीट्यूट में ही बिताया है, तो मुझे आया। और आकाश और सुपर 30 जैसे इंस्टीट्यूट्स में जब मैंने देखा कि बच्चे किस तरीके से स्टडी करते हैं अपनी, कैसे वो सिलेक्शन लेते हैं, उस चीज़ को मैंने भी नोटिस किया है। बट सिलेक्शन लेने के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो प्लान है वो किस तरीके से है, आप टोटली डेडिकेटेड हैं या नहीं है, राइट। अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए ही बने तो आप अपनी मेहनत कीजिए, एफर्ट लगाइए, और नो डाउट्स एमबीबीएस जो सीट है वो बहुत बड़ी चीज़ है, और बड़ी चीज़ पाने के लिए बेटा आपको बड़ा एफर्ट लगाना होता है ना। बड़े एफर्ट से मतलब ये नहीं कि बहुत मुश्किल एग्ज़ाम है, मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है, बल्कि मुश्किल बेटा है सुबह बिस्तर से उठना, है ना। अगर इस एग्ज़ाम की डिमांड है सुबह आपको 6 बजे उठना है और आपको टाइम को यूटिलाइज़ करना है, ओके, तो यही सबसे मुश्किल चीज़ है। ये मुश्किल नहीं है इसमें कि एग्ज़ाम टफ़ है, या नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा बैठते हैं एग्ज़ाम में, या सीट्स कम है, या पेपर टफ होता है, ये सारी चीज़ें नहीं है। इशू है किसी भी एग्ज़ाम्स को निकालने का कि दिन की शुरुआत किस तरीके से आप करते हैं, है ना। तो टाइम को अगर आप अच्छे से यूटिलाइज़ करते हैं तो डेफ़िनेटली कोई भी एग्ज़ाम हो और आपके पास प्रॉपर तरीका है स्टडी करने का, तो आप कोई किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से निकाल सकते हो। बस आपको थोड़ा क्या रखना होता है, अपने ऊपर कंट्रोल रखना होता है, पेशेंस रखना होता है, और ट्रस्ट रखना होता है कि इस एग्ज़ाम को मैं निकाल सकता हूँ। बट सिर्फ कहने से नहीं चलने वाली बात है, तो आपको प्रॉपर तरीके से अपनी स्टडी भी करना होती है, ओके। देखो, और नो डाउट्स क्वेश्चंस का तरीका देखो, सारे क्वेश्चन है, बट अगर आपने डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स की हैं तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जैसे देखो, आप मोबाइल में बहुत सारे गेम खेलते होंगे, लेवल 1 आता होगा, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, देन लेवल 5, तो आप खेलते जाते हैं, और नो डाउट्स लेवल 1 जब आप खेलते हैं और जब आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होता तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि कैसे स्टार्ट होगा, कैसे करना है। फिर आप धीरे धीरे इंगेज होते हैं, लेवल 1 से आपको लेवल 2 थोड़ा सा चैलेंजिंग आता है, बट वो अच्छा लगता है चैलेंज लेना। ऐसे ही आप जब आप लेवल 3 पे जाते हैं तो थोड़ा और चैलेंजिंग हो जाता है, वही चैलेंज लेना आपको अच्छा लगता है। देन लेवल 4, देन लेवल 5, फिर आप देखते हैं आपका स्कोर बढ़ता जा रहा है, राइट। तो अगर आप देखेंगे इस तरीके से लेवल टाइड होता जा रहा है, आप अचीव करते जा रहे हैं, तो वहाँ जबकि देखा जाए उस गेम में आपका कोई फीचर नहीं है। जनरली आज की जनरेशन में देखोगे तो बच्चे सारे वो गेम खेलते हैं, और अगर मैं ट्रूली आपको बोलूँ, वो गेम मुझे खेलना नहीं आता है। जितने भी आपके ऑनलाइन गेम्स रहते हैं वो मुझे खेलना नहीं आते। क्यों? क्योंकि मुझे फर्स्ट स्टेप ही जो है मुश्किल लगती है, इसलिए मुझे खेलना नहीं आता है।
और अगर आप देखेंगे फर्स्ट स्टेप भी मुश्किल होती है, और अगर फर्स्ट स्टेप को आपने अच्छे से कर लिया तो डेफिनेटली आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टेप जो भी है एग्ज़ाम्स की अप टू द मार्क स्टेप्स, उससे आप अगर आप करते हैं तो एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। जनरेट्स प्रोडक्ट्स। अब इसमें लिखा हुआ है ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन जनरेट्स द प्रोडक्ट्स। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा था करेक्ट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो लिखा है, लेकिन यहाँ मुझे और भी थोड़ा सा स्टेटमेंट को सही करना था। करेक्ट प्रोडक्ट लिखना था कि किस में करेक्ट प्रोडक्ट बन रहा है, या आप कह सकते हैं मेजर प्रोडक्ट। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को कंसिडर नहीं करना है। तो फर्स्ट वाले केस में देखो क्या लगता है कि अगर मैं इसे ए ऑप्शन बोल दूँ, इसे बी, और इसे सी, और इसे डी, तो ए वाले केस में देखो HBr के साथ अगर रिएक्शन होगी तो इस वाले केस में अगर आप देखते हैं डबल बॉन्ड के साथ में ना, और HBr है, डबल बॉन्ड के साथ में रिएक्शन अल्किन की कैसी होती है मालूम है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, राइट। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा वो H+, तो H+ रिएक्ट कर लेगा इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ में। बेटा कौन रिएक्ट करेगा इस H+ के साथ में, H+ के साथ में जो है डबल बॉन्ड रिएक्ट कर लेगा, ये डबल बॉन्ड रिएक्ट कर लेगा। तो आपको मालूम है कि बीच की स्टेज आती है वो इंटरमीडिएट आती है कार्बोकेटाइन, यानी टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा यहाँ पर, राइट। और क्योंकि जो रिजेंट बचा है, रिजेंट में से Br नेगेटिव बच रहा है, तो वो यहाँ आके लगना चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए था हमको, ये मिलना चाहिए था प्रोडक्ट्स, यानी कि Br ये प्रोडक्ट आना चाहिए। बट इस वाले देखो ऑप्शन में ये गलत है, आना क्या चाहिए था ये। अब मुझे करेक्ट आंसर बताना है, बल्कि मुझे क्या बताना है बेटा, करेक्ट आंसर बताना है, करेक्ट प्रोडक्ट क्या होगा। तो फर्स्ट तो इनकरेक्ट है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट वाले केस में ये प्रोडक्ट आना चाहिए था। डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड पे डबल बॉन्ड की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है बेटा वो क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, यानी कि पहले एज ए इंटरमीडिएट क्या फॉर्म होगा, कार्बोकेटाइन एज ए इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, राइट। सेकेंड वाले केस में देखो, सेकेंड वाले केस में मर्क्यूरेशन रिएक्शंस है, मरकरी के साथ में लिया हुआ है। तो सेकेंड वाले केस में अगर आप बेटा देखेंगे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के साथ में पहले क्या होगा, यहाँ मरकरी अटैच्ड हो जाती है Hg+, है ना, Hg+, और उससे OAC ग्रुप लग जाता है, अगर आपको ध्यान है ये, राइट, मिथाइल। अब क्योंकि मरकरी है, 3 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है ना, ये बॉन्ड क्या होगा, 3 मेंबर्ड रिंग हाईली अनस्टेबल, तो ये बॉन्ड ब्रेक होना चाहेगा, या तो इस साइड से ब्रेक होगा या फिर इस वाली साइड से ब्रेक होगा, राइट। तो आप देखेंगे अगर फर्स्ट वाली साइड से ब्रेक होता है बॉन्ड तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और अगर सेकेंड वाली साइड से बॉन्ड ब्रेक होगा तो टर्शरी कार्बोकेटाइन। बट अगर साइक्लिक कार्बोकेटाइन बनता है तो साइक्लिक कार्बोकेटाइन के केस में बेटा क्या होता है, साइक्लिक कार्बोकेटाइन अगर बनेगा, साइक्लिक कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है तो उसके केस में रीअरेंजमेंट नहीं होता है, देयर इज़ नो रीअरेंजमेंट। तो ये बात ध्यान में रखेंगे आप, तो देयर इज़ नो रीअरेंजमेंट, ओके, देयर इज़ नो रीअरेंजमेंट किसके केस में, साइक्लिक कार्बोकेटाइन के केस में, तो देयर इज़ नो रीअरेंजमेंट। अब मालूम है क्योंकि फर्स्ट के कंपेयर में फर्स्ट इज़ लेस स्टेबल एंड सेकेंड इज़ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म, तो क्या होगा, तो बेटा क्या होगा देखो आप, इसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, सेकेंड साइड से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इस तरीके से ये चीज़ है, सेकेंड साइड से बॉन्ड ब्रेक होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ टर्शरी कार्बोकेटाइन, और ये आ जाएगा आपका HgOAC, राइट। अब क्योंकि वाटर के साथ रिएक्शन है तो आप तोड़ दो इस बॉन्ड को, ब्रेक कर दो, तो OH यहाँ लग जाएगा और H यहाँ, यानी कि जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए आपको, गलत लिख दिया बेटा, ये नहीं होगा, यहाँ देखो मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, वाटर यहाँ नहीं लगना है, क्योंकि वाटर जो बेटा ना वो न्यूक्लियोफाइल है ना, वाटर क्या है बेटा, न्यूक्लियोफाइल है, वाटर न्यूक्लियोफाइल है ना, वाटर इसमें न्यूक्लियोफाइल है, वो अटैक कर देगा ना इस पर, तो OH यहाँ आके लगेगा, यानी कि इस तरीके के प्रोडक्ट मिलेगा आपको, OH यहाँ आके लग जाएगा, और फिर HgOAC लिया हुआ है, फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ किया, तो सोडियम हाइड्राइड का काम होता है डी प्रोटेक्शन ऑफ दिस ग्रुप, राइट, तो इससे H यहाँ ऐसे मिल जाएगा, तो यानी कि फाइनली प्रोडक्ट ये मिल जाएगा आपका इस तरीके से OH, यानी कि ये आंसर आना चाहिए था। बट अगर आप देखो यहाँ ये दिया हुआ है, आंसर क्या आना चाहिए था, ये इससे करेक्ट तो ये है, राइट, तो इसका मतलब ये आंसर गलत है, सेकंड वाला भी इनकरेक्ट है, ओके। तो ये जो रिएक्शन है ना सेकंड मैंने लिया है वो कहलाती है आपकी ऑक्सीमर्क्यूरेशन, और ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन के केस में बेटा साइक्लिक कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है और देयर इज नो रीअरेंजमेंट, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है ना। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चांसेस रहते हैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सिंगल स्टेप में भी पूछ सकता है आपको, ऐसे इतना दे देगा आपको, राइट, मैं ये कह रहा हूँ इतना इतना पार्ट दे देगा, आपसे पूछ लेगा विच इज़ करेक्ट प्रोडक्ट, तो आंसर ये नहीं होगा बेटा, फिर आंसर ये हो जाएगा लास्ट वाला, ये आंसर आया था आपका,
ठीक है ना। तो आपने देखा था कि साइक्लिक कार्बोकेटाइन बन रहा है, और जब साइक्लिक कार्बोकेटाइन बनेगा तो वहाँ देयर इज़ नो रीअरेंजमेंट। तो फाइनल प्रोडक्ट ये। तो सोडियम बोरोहाइड्रेट का काम क्या था यहाँ पर बेटा? सोडियम बोरोहाइड्रेट का काम था रिमूवल ऑफ या डिप्रोटेक्शन ऑफ दिस कंपाउंड्स, राइट। उसको आप एच लगा देंगे वहाँ। ओके, थर्ड वाले केस में देखो। थर्ड वाले केस में बेटा अगर आप देखेंगे तो थर्ड वाला रिएक्शन जो है वो सेकेंड रिएक्शन तो आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन कहलाता है, और थर्ड वाला जो रिएक्शन है बेटा वो क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता है BH3। ये कंडीशन देखेंगे आप, ये कंडीशन देखेंगे, ये देखेंगे, ये कहलाएगा बोरॉन के साथ में है ना BH3, तो ये कहलाती रिएक्शन आपकी हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। इसे क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। ओके, तो ये रिएक्शन आपकी कहलाएगी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो मुझे ये देखना है क्या ये एक करेक्ट प्रोडक्ट है। तो इसमें भी अगर मैं सिंगल स्टेप में लिखूँगा तो यहाँ से मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, और यहाँ देख लो आप कि अगर यहाँ पर पूरी रिएक्शन में ये मान लो H+ और OH- का एडिशन होना है, तो OH- डबल बॉन्ड पे कहाँ जाके लगेगा? एडिशन होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। तो OH अटैच्ड एट दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो सॉरी गलत बोल दिया मैंने, एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग एडिशन होगा। किस रूल के अकॉर्डिंग? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो OH अटैच्ड एट दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैव ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, इस वाले पार्ट पे आके लग जाएगा यहाँ पर, राइट। तो यानी कि जो प्रोडक्ट मिलेगा बेटा वो ये मिलना चाहिए था आपको, यानी कि आप ये कह रहे हैं जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए था वो OH यहाँ आके लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ OH यहाँ पर है, यानी कि ये नहीं है आंसर, ये होना चाहिए था। ठीक है, करेक्ट प्रोडक्ट। अब इस वाले केस में देख लो, ये क्या आपका आंसर ही है? तो डेफिनेटली 3 अगर गलत हैं तो फोर्थ सही होगा, बट मुझे ऐसे आंसर पे नहीं जाना है, मुझे फोर्थ को भी चेक करना है। तो फोर्थ वाला कंपेरेटिवली अगर आप देखेंगे तो वो ईजी है। फोर्थ वाले केस में देखो, डी वाले केस को डिस्कस कर रहा हूँ मैं, राइट। डी वाले केस में देखो, तो डबल बॉन्ड लिया है, और यहाँ बेटा देखो वाटर को लिया है H2SO4 के साथ में, और डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड बिहेव एज ए इलेक्ट्रॉन रिच साइड, क्योंकि इस पर अटैक कौन करेगा? इस पर अटैक करेगा H+, और H+ कहाँ से मिलेगा बेटा? एसिड से, राइट, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल H+ मिल जाएगा यहाँ से, और ये H+ रिएक्ट कर लेगा इस डबल बॉन्ड के साथ में। तो आपको मालूम है कि एज ए इंटरमीडिएट क्या जनरेट होगा? एज ए इंटरमीडिएट जनरेट होगा कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा बेटा? टर्शियरी कार्बोकेटाइन। फिर मुझे मालूम है वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर, ठीक है ना। तो वाटर क्या बेटा? एज ए न्यूक्लियोफाइल है, तो वाटर अटैक कर देगा यहाँ पर, और बाद में डीप्रोटोनेशन। तो डीप्रोटोनेशन के बाद देखेंगे आप फाइनल प्रोडक्ट आपको ये मिल जाएगा इस तरीके से, फाइनल प्रोडक्ट OH। तो होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो 4 स्टेप थी, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, और कोशिश किया था मैंने इसे एक एक रिएक्शंस को लेकर समझाने की। तो अगर आपको समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं आया तो थोड़ा सा बैक जाकर फिर से उसे रिवर्स करके देख सकते हैं कि मैंने क्या बताने की कोशिश की है, राइट। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, और रेयर चांस है कि ऐसा लेंथी टाइप से क्वेश्चन पूछे आपसे। नॉर्मली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो आपसे इजी क्वेश्चन पूछता है, बट अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो ये क्वेश्चन आपको लेंथी नहीं लगेगा, आप सिंगल स्टेप में भी आंसर दे सकते हो। देखते ही आप आंसर आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इसका आंसर क्या है। ओके, देन देखो आप क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, और रैंक द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद HBr। इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस, यानी कि सबसे ज़्यादा रेट किस में होगा, राइट। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब हो गया रेट सबसे ज़्यादा किस में होगा। अगर ऑप्शन दिया हुआ है, देखो ये बोल रहे हैं यहाँ R का ज़्यादा है, P का कम है, Q का ज़्यादा है, राइट। तो ऑप्शन देख के, क्योंकि आप ये कह रहे थे ना पिछली बार कि सर हमें कैसे पता चलेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा है। देखो यहाँ अगर सिंबल उसने यूज़ किया हुआ ग्रेटर देन दिस, ग्रेटर देन यूज़ किया है, तो फिर मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो पहले लिखा है वो सबसे बड़ा है, जो पहले लिखा है वो सबसे बड़ा है, फिर सेकेंड सबसे छोटा है, देन थर्ड सबसे छोटा है ना, ये आप कह रहे हैं, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। कन्फ्यूज़न तब होती है बेटा जब इस तरीके से दिया होता है, जब ये सिंबल ना देकर इस तरीके से दिया होता है, आर दिया है, P दिया है, Q दिया है, फिर आप सोचते हैं कि सर मुझे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग को क्या समझना है। अगर मान लो ये इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 6 है, और अगर वो कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो डेफिनेटली इंक्रीजिंग ऑर्डर तो ये हो गया ना 2 4 6, फिर क्या लिखना है? पहले R लिखना है, देन P लिखना है, फिर Q लिखना है। आपने कमेंट में मुझे ऐसा क्वेश्चन किया था, ठीक है, बट ऑलरेडी अगर सिंबल यूज़ किया हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है आइडेंटिफाई करने में। लेकिन अगर मान लो सिंबल नहीं दिया हुआ है, ऐसे करके दिया हुआ है RPQ, और मुझे पता है इसका वैल्यू 2 है, सपोज ये मैंने कंसिडर कर लिया, राइट, कि 2 है, ये 4 है, 6, फिर तो आपको पता ही है कि ये 2 है, ये 4 है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया ना। तो मेरे ख्याल से अब वो इशू नहीं होगा सॉल्व करने में, ठीक है।
अब मुझे जाना है इस क्वेश्चन के आंसर पे, मुझे देखना है इसका आंसर क्या होगा। अब देखो बेटा, क्योंकि जो अल्कीन्स है ना, अल्कीन्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस क्या है बेटा, वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है ना, अल्कीन है। और आपको पता है अल्कीन की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो बेटा वो क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। यानी कि इस पर अटैक पहले कौन करता है, क्योंकि ये जो अल्कीन है वो मालूम है आपको बेटा कैसा है, अल्कीन इज़ इलेक्ट्रॉन रिच साइड। तो इलेक्ट्रॉन रिच साइड है और इस पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होना है, यानी कि पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा पहले, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो तो आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। देखो कोई भी रिएक्शन है वो तब फास्ट होगी, एक इलेक्ट्रॉन रिच हो, दूसरा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो। और इस टाइप की रिएक्शन को ऐसे मान लो आप कि अगर मेरे पास नॉलेज है, आपके पास कम नॉलेज है, तो अगर आपकी नॉलेज कम है तो आप मुझसे नॉलेज लेना चाहेंगे। ओके, क्यों, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, आप नॉलेज डिफिशिएंट है, मैं नॉलेज रिच हूँ, तो आपकी डिमांड ज़्यादा होगी मुझसे नॉलेज लेने की। सपोज़ अगर आपकी नॉलेज ज़्यादा है, मेरी कम है, तो मेरी चॉइस ज़्यादा होगी कि मैं आपसे नॉलेज लूँ, राइट। ऐसे मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको समझाने के लिए। तो यहाँ देखो इस सबस्ट्रेट में, क्योंकि सबस्ट्रेट जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ तो इलेक्ट्रोफाइल तो H+ ही है। HBr की केस में बेटा जो इलेक्ट्रोफाइल है HBr अगर ब्रेक करेंगे, अटैकिंग रीजन जो H+ है और Br- है, तो यानी कि H+ जो है बेटा वो इलेक्ट्रोफाइल है और Br- जो है वो न्यूक्लियोफाइल है। अब मुझे ये देखना है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो तो वहाँ पहले अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, राइट, है ना। तो यानी कि मुझे ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी किस में ज़्यादा है। तो आप ये देखो इस डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है या यहाँ ज़्यादा है या यहाँ ज़्यादा है। तो बेटा देखो ये डबल बॉन्ड इसके साथ लोन पेयर में है, और यहाँ देखो डबल बॉन्ड ये इसके साथ में लोन पेयर में। तो मुझे ये देखना है, यहाँ माइनस आई इफेक्ट नहीं देखना है बेटा, कहीं यहाँ माइनस आई इफेक्ट देखने लगो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है। बट ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में है ना इसके साथ, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर आप देखेंगे तो P एंड R की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। P और R की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी किसके कंपेयर में, Q के कंपेयर में, ठीक है। अब मुझे ये देखना है P और R के केस में किस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो फिर वही बात आ जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात आ जाती। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और वो रेजोनेंस में उसका लोन पेयर रेजोनेंस में जल्दी इन्वॉल्व होगा, राइट। और रेजोनेंस में क्या होगा, जल्दी इन्वॉल्व होगा, या आप कह सकते हैं डोनेशन एबिलिटी ज़्यादा होगी, तो ये लोन पेयर जल्दी शिफ्ट होगा। अगर हम ये देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में, किसका ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, आपको पता होता है ना, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ये ऑर्डर ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसमें लोन पेयर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा, राइट। रेजोनेंस में जल्दी आएगा, तो यानी कि रेजोनेंस में जल्दी कौन सा आएगा, नाइट्रोजन वाला आ जाएगा ये। तो यानी कि आर की ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। पी के केस में ऑक्सीजन है, वहाँ जल्दी शिफ्ट नहीं होगा, फिर पी हो जाएगा होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है कोई रेजोनेंस नहीं, देन क्यू। तो ऑर्डर ये मिल जाएगा आपको आर पी देन क्यू, अगर आपको ये बात समझ में आई है। तो आंसर देखो ऐसा कहीं मिल रहा है आपको, ये फर्स्ट ही आंसर होगा आर देन पी देन क्यू। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिलता है आपको तो डेफिनेटली आप ये देखेंगे कि अगर वो रेट की बात कर रहा है और ये जो अटैकिंग रीजन सेम रखा है उसने, अटैकिंग रीजन को चेंज नहीं किया है, और डेफिनेटली तो आप ये देखेंगे सबस्ट्रेट जितना इलेक्ट्रॉन रिच होगा, सबस्ट्रेट जितना इलेक्ट्रॉन रिच होगा रिएक्शन उतनी फास्टर होगी। क्यों, क्योंकि सबस्ट्रेट कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच है, और जो इलेक्ट्रोफाइल है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइड उस पर पहले अटैक करेगी जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो मुझे यही चेक करना होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सब्सटेंस में सबसे ज़्यादा किस में है, ओके। तो वो मैंने कंसेप्ट आपको बताया है कि किस तरीके से आप चेक करेंगे, ठीक है। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करता हूँ, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखोगे, अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखोगे तो ये क्वेश्चन भी किया जा सकता है, बट मैंने देखो यहाँ स्टीरियो यूज़ किया है। जनरली अगर आप देखेंगे नीट क्वेश्चन में स्टीरियो यूज़ नहीं करता है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन स्टीरियो यूज़ करके वो क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है ना। स्टीरियो का यूज़ करके वो नीट में नहीं पूछता है, नीट के एग्ज़ाम में जनरली वो आपसे नहीं पूछता है इस टाइप की क्वेश्चन, स्टीरियो बेस्ड नहीं पूछता है। वो तो स्टीरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछता है आपसे जेई में, है ना। तो इस टाइप का जो बेटा जो सोर्स है ना क्वेश्चन का, मैंने भी जहाँ से लिया है वो ये जो सोर्स है ना बेटा वो MS चौहान बुक का है, और ये जो क्वेश्चन है वो जेई लेवल का है। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, अदरवाइज़ इससे अगर मुझे नीट लेवल का क्वेश्चन बनाना है तो स्टीरियो को मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, स्टीरियो ही हटा देता हूँ, और अगर आपको इस विद स्टीरियो समझना है तो विद स्टीरियो समझ लो,
चलो मैं विद स्टीरियो ही समझा देता हूँ, कहीं आपको ये ना लगे कि सर स्टीरियो से नहीं समझा रहे हैं। तो देखो इस विद स्टीरियो ही समझ लो, चलो कोई बात नहीं, विद स्टीरियो ही समझ लो। अब देखो बेटा, यहाँ पर जो कंपाउंड लिया है ना मैंने, वो ये है, क्योंकि सबस्ट्रेट जो है हमारा वो इलेक्ट्रॉन रिच है। और यहाँ पर देखोगे तो मर्क्यूरेशन रिएक्शन है ना, मरकरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डेफिनेटली एग्जाम में चांस है मर्क्यूरेशन से क्वेश्चन पूछने के, चाहे मर्क्यूरेशन रिएक्शन हो चाहे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो। इन दो में से मुझे लगता है एक क्वेश्चन डेफिनेटली नीट में पूछेगा ही, है ना। नीट में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही, किससे, मर्क्यूरेशन या फिर मर्क्यूरेशन इंपॉर्टेंट है या फिर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो इनसे एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली मिलेगा ही। तो फोकस करना है आपको मर्क्यूरेशन और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे। तो ये मर्क्यूरेशन रिएक्शन है। तो इस वाले केस में आपको मालूम है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या बन जाएगा। यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल मिलता है वो तो आपको Hg+OAC मिलता है, ये इलेक्ट्रोफाइल मिलता है। तो यहाँ साइक्लाइजेशन होगा ना, साइक्लिक इंटरमीडिएट बन जाता है यहाँ पर। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो साइक्लिक इंटरमीडिएट बन जाता है। अभी हमने देखा था कि ये CH3 है यहाँ पर, और यहाँ पर लग गया था आपका HgOAC लग गया था, राइट। ये कनेक्ट हो गया था, इससे HgOAC कनेक्ट हो गया था। अब मुझे ये देखना है, क्योंकि ये साइक्लिक है और आपने बोला था जब साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा यहाँ पर दिस वन साइक्लिक कार्बोकैटायन, तो यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं होगा। फिर हम ये देखेंगे कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने से ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है या इस बॉन्ड को ब्रेक करने से। अगर फर्स्ट वाले को ब्रेक करोगे तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, और सेकेंड बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो देखो फर्स्ट को ब्रेक करने से सेकेंडरी कार्बोकैटायन, सेकेंड को ब्रेक करने से टर्शरी कार्बोकैटायन। तो मैं कहाँ से ब्रेक करूँगा, मैं तो सेकेंडरी से ब्रेक करूँगा, क्योंकि वहाँ से टर्शरी कार्बोकैटायन मिल रहा है, राइट। तो देख लो इसे। अब मुझे क्या करना है बेटा, अब मैं ये मान लेता हूँ क्योंकि यहाँ देखो डबल बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज है ना सेंटर ये, तो स्टीरियो तो देखेंगे नहीं। अब स्टीरियो तब देखी जाती है जब सेंटर कैसा हो बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज हो, राइट। तो मुझे अगर देखना है स्टीरियो देखना है, तो मुझे ये देखना है कि अगर मैंने ये कंसिडर कर लिया कि CH3 जो है मेरा वो एबव द प्लेन है, सपोज मैंने ये कंसिडर कर लिया CH3 एबव द प्लेन है, और यहाँ पर भी एक H जो है वो एबव द प्लेन है, और यहाँ H बिलो द प्लेन है, राइट। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी H क्या होगा, बिलो द प्लेन। और जब CH3 एबव द प्लेन है तो जो मर्क्यूरिक ये HgOC लगा ना बेटा, ये क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ऊपर ज़्यादा है ना, तो ये नीचे से आके लगेगा। HgOAC जो बेटा लगेगा वो कहाँ से आगे लगेगा, नीचे से आगे लगेगा, राइट। ये यहाँ से आगे लगेगा, ठीक है। अब क्योंकि आपने कहा कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, अब ऊपर से भी ले सकते हो इसे, देख लो अगर ऊपर से लिया एबव द प्लेन, स्टीरियो देख लो, अगर ऊपर एबव द प्लेन लिया आपने, सपोज वो एबव द प्लेन कंसिडर कर लो, ठीक है। तो जो इनकमिंग अब यहाँ पर देखो बेटा क्या है, वाटर जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल है, तो वाटर अटैक करेगा ना आपका, तो वाटर के साइड पे जाके अटैक करना है। तो वाटर जो अटैक करेगा वो टर्शरी कार्बोकैटायन यहाँ से बनता होगा, क्योंकि ऊपर क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, एबव द प्लेन है, तो यानी कि वाटर कहाँ से आएगा, बिलो द प्लेन आएगा। देखो तो वाटर कैसे आएगा बेटा, CH3 तो आपका एबव द प्लेन है, तो जो वाटर है वाटर से OH बिलो द प्लेन आ जाएगा, और यहाँ H एबव द प्लेन है एक, तो दूसरा H कहाँ होगा बेटा, बिलो द प्लेन। ऐसा प्रोडक्ट देखो कहाँ पर है, तो आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। बट रेयर चांस है कि आपसे स्टीरियो पूछे, राइट। स्टीरियो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जेई में पूछा जाता है, जेई मेंस या मे बी एडवांस में पूछा जाता है क्वेश्चन, बट नीट में रेयर चांस होते हैं कि आपसे स्टीरियो रिलेटेड लाइक दिस प्रोडक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चों को शौक़ होता है कि MS चौहान है या हिमांशु पांडे है, तो उन बुक्स को एडवांस लेवल की बुक्स, जेई एडवांस तक की बुक्स भी कर लेते हैं, ठीक है। अब आप देख लो कि आपको एज ए नॉलेज लेना है या सिलेक्शन लेना है, ठीक है। और नो डाउट आप कहेंगे कि सर नॉलेज होगी तभी तो सिलेक्शन होगा। भाई नॉलेज मेरा कहने का मतलब है कि जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि आप जेई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करो, आप जो है गेट के क्वेश्चन सॉल्व करो, आप नेट के क्वेश्चन सॉल्व करो, आप IIT JEM की क्वेश्चन सॉल्व करो, वो डिमांड नहीं है एग्ज़ाम की। आपकी एग्ज़ाम की डिमांड है कि आपके वो क्वेश्चन मोस्टली नीट रेलिवेंट होने चाहिए, और नीट रेलिवेंट क्वेश्चन होंगे तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ओके, आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर इसकी तरफ देख लेते हैं, इजी क्वेश्चन है तो थोड़ा सा व्हेन 2-ब्यूटाइन इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन पैलेडियम BSO4 द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी। 2-ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो 2-ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर ये रहता है, 4 कार्बन है
1 2 3 देन 4। 2 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो 2 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, ये ट्रिपल बॉन्ड। मैं ऐसे लिख देता हूँ इसे, ऑलरेडी स्टीरियो क्यों बना रहा हूँ, 4 कार्बन है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 2 3 देन 4। नंबरिंग कर लेता हूँ 1 2 3 देन 4। 2 पोजीशन पे क्या बेटा, ट्रिपल बॉन्ड है। बाकी आपको पता है CH3 होगा, यहाँ CH3। अब क्योंकि रीजेंट आपने क्या यूज़ किया है, और रीजेंट यूज़ किया है आपने हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम BSO4। तो इसका काम क्या होता है बेटा, इसका काम होता है एक पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देना। तो इसमें से एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और लेकिन एक पाई बॉन्ड तो ब्रेक होगा, लेकिन जो अल्कीन फॉर्म होगी बेटा वो सिस अल्कीन बनती है, राइट। तो ये हिंट हो गई आपकी, यानी कि सिस अल्कीन का फॉर्मेशन होगा, राइट। तो होपफुली समझ में आ गई। सिस अल्कीन देखो, सिस अल्कीन डबल बॉन्ड, ये सिस अल्कीन ये बनेगी बेटा, देखो ये सिस अल्कीन ऐसे बन जाएगी, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ये सिस अल्कीन कहलाएगी, CH3 तो ये क्योंकि देखो ये सिस अल्कीन कहलाएगी, दोनों मिथाइल ग्रुप एक साइड में, या कहें दोनों हाइड्रोजन एक साइड में। तो सिस अल्कीन तो बनेगी, लेकिन कौन सी अल्कीन बनेगी, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4। तो इसे आप बोलेंगे ब्यूट, 4 कार्बन है, 2 पोजिशन पर डबल बॉन्ड है, ब्यूटुइन होगा आंसर। बट ब्यूटुइन देख लो किस में, लेकिन सिस ब्यूटुइन लिखेंगे ना, तो आंसर नंबर फर्स्ट। तो होपफुली कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 लिया है, विच सीरीज ऑफ रिएक्शंस विल अचीव द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे ये देखना है कि इस कंपाउंड से मैं ऐसे कैसे बना सकता हूँ। 2 स्टेप यूज़ करना है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो इस क्वेश्चन में देखो बेटा, Br आना चाहिए मेरा, और फिर 2 Cl आना चाहिए। तो अगर मैं ये देखूँगा बेटा, ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा अगर मैं देखूँगा तो मैं सीधे फोर्थ वाले पे जाता हूँ। C लिखा है यहाँ, D लिख लो उसे, ये गलत है, D लिख लो, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे, आप कहेंगे सर आप फोर्थ पे क्यों चले गए सीधे, तो आप चेक कर भी सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड को भी चेक कर सकते हो। तो बाय प्रैक्टिस आपको समझ में आ जाएगा। देखो फोर्थ वाले केस में, क्योंकि अगर आपने NBS के साथ रिएक्शन किया, NBS मालूम है सनलाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन है वो आपकी होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, राइट। यानी कि NBS का काम होता है, ब्रोमिनेटिंग एजेंट है, और ब्रोमिनेटिंग एजेंट एट एलाइलिक पोजीशन, राइट। दिस वन इज एलाइलिक पोजीशन, दिस अल्फा हाइड्रोजन, राइट। तो यानी कि प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा आपको, एलाइलिक पोजीशन पर 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन एक Br लग जाएगा यहाँ पर, तो ये ब्रोमिनेटिंग एजेंट हो गया ना। तो Br अटैच्ड एट एलाइलिक पोजीशन, राइट, सिंगल बॉन्ड है ये, और देन ये दिस वन इज डबल बॉन्ड। इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, Br सिंगल बॉन्ड CH देन CH डबल बॉन्ड CH2, ये कंपाउंड मिल जाएगा आपको। या बॉन्ड नोटेशन में यूज़ करोगे तो बॉन्ड नोटेशन में ऐसे लिख सकते हो, 3 कार्बन है ना, तो 3 कार्बन को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 एंड देन डबल बॉन्ड एंड देन Br, ऐसे लिख सकते हो। फिर आप देखो उसके बाद क्लोरीन के साथ में रिएक्शन किया, डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा। क्लोरीन CCl4 के साथ में रिएक्शन मालूम है आपको, Cl का एडिशन हो जाना है यहाँ पर। तो Br तो ऑलरेडी लगा हुआ है, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, और एक Cl यहाँ लग जाएगा आकर, और एक Cl जो है बेटा यहाँ आके लग जाएगा, ठीक है। तो ये कंपाउंड मिल जाएगा आपको। ऐसा प्रोडक्ट कहाँ पॉसिबल होगा, फोर्थ वाले केस में। पहले ब्रोमिनेशन होगा, पहले ब्रोमिनेशन देन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। फर्स्ट स्टेप में होगा ब्रोमिनेटिंग NBS के साथ में ब्रोमिनेटिंग एजेंट एट अटैक एट एलाइलिक पोजीशंस, एंड आफ्टर दैट reaction with chlorine in presence of carbo tetrachloride, that means electrophilic addition reaction, then final this product is obtained, right। then next question देख लो, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, HBr है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन है, तो ये मालूम है ये रिएक्शन जाती है आपकी एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन के थ्रू। अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, तो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन क्या कहता है, Br अटैच्ड एट दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैव ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो ये Br यहाँ अटैच्ड होगा आकर, राइट। तो फाइनल प्रोडक्ट आप क्या लिखेंगे, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 देन Br, है ना। तो ये एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन से ये प्रोडक्ट मिल जाता है। तो आंसर बेटा कौन सा होगा आपका, आंसर नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। सेकंड थर्ड फोर्थ में से कोई सा नहीं होगा, तो फर्स्ट आंसर होगा। बट ध्यान में रखना है पेरोक्साइड लिया हुआ है, पेरोक्साइड और HBr। अगर पेरोक्साइड लिया हो बेटा, पेरोक्साइड और HBr के साथ में प्रेजेंस में रिएक्शन हो, किस पे, सबस्ट्रेट क्या हो हमारा, अल्कीन हो, सबस्ट्रेट अल्कीन हो, और रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो, पेरोक्साइड और HBr, तो रिएक्शन हमारी किसके थ्रू जाती है, वो रिएक्शन जाती है एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन के थ्रू जाती है, राइट। ध्यान में रखना है HBr एप्लीकेबल, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर HBr इस पे ध्यान देना है। अगर HCl या HI होगा बेटा तो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन नहीं होता है।
फिर उस केस में हो जाता है मार्कोनिकॉफ एडिशन। ओके, तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एडिशन ऑफ ऑस्मियम टेट्राक्लोराइड इज टू साइक्लोपेंटाइन जनरेट्स। अब रीजेंट यूज़ किया तो रीजेंट के आपको फंक्शन जनरली रटना नहीं होता है आपको। रीजेंट को क्या करो आप बेटा, प्रैक्टिस में ले लो कि ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड है। ऑस्मियम बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, इसमें ऑस्मियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +8 है। तो आपको मालूम है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना वो ऑस्मियम की होती है, वो भी कितनी, +8, राइट। डी ब्लॉक केमिस्ट्री की बात करेंगे आप तो डी ब्लॉक केमिस्ट्री में ऑस्मियम का सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +8, राइट। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है ना, डी ब्लॉक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जनरली लोगों को डी ब्लॉक का ना तो पढ़ाना अच्छा लगता है ना पढ़ना अच्छा लगता है, बट मुझे लगता है डी ब्लॉक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक विद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, क्योंकि डी ब्लॉक केमिस्ट्री पूरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के साथ ही पढ़ा जाता है। डी ब्लॉक केमिस्ट्री को हम अलग नहीं पढ़ते हैं, बल्कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के साथ कनेक्ट करके ही पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे ही ख़त्म होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइक कोऑर्डिनेशन एंड डी ब्लॉक केमिस्ट्री, इन दोनों को एक साथ में इसके क्वेश्चंस के लेकर कंसेप्ट की आपको प्रैक्टिस कराऊँ। ओके, देखो अब अभी साइक्लोपेंटीन है, तो साइक्लोपेंटीन तो बेटा स्ट्रक्चर ही होता है। साइक्लोपेंटीन डबल बॉन्ड है, कहीं पर भी ले सकते हैं ना, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। और ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड आपको ध्यान में रखना है, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड जो है बेटा, इसका फंक्शन जो होता है इस रीजेंट का, तो इसका फंक्शन होता है सिन हाइड्रोक्सिलेशन। फंक्शन क्या होता है बेटा, सिन हाइड्रोक्सिलेशन। इसका काम होता है सिन हाइड्रोक्सिलेशन। और सिन हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब हो गया बोथ OH attached at same side, यानी कि दोनों जो OH ग्रुप हैं वो सेम साइड से अटैच्ड होंगे, यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट होगा बेटा वो क्या बन जाएगा आपका, आप ये कह रहे हैं दोनों OH सेम साइड से लग जाएंगे। देखो सेम साइड से लग गए OH। आप ऐसे लिख सकते हो, स्टीरियो ड्रॉ करना है तो स्टीरियो भी दिखा सकते हो कि दोनों एबव द प्लेन लग जाएंगे, राइट। या आप ये कह सकते हैं कि दोनों बिलो द प्लेन होंगे, ऐसे भी कह सकते हो आप। या दोनों स्ट्रक्चर कैसे होंगे बेटा, दोनों बिलो द प्लेन होंगे। यानी कि ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड देख के आप ये समझेंगे कि उसमें सिन हाइड्रोक्सिलेशन हो गया। यानी कि सिन हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब ये है कि बोथ OH ग्रुप अटैच्ड एट सेम साइड्स, राइट। अब मुझे ये देखना है कि जो स्ट्रक्चर मेरा मैंने ड्रॉ किया है उसमें क्या कंपाउंड बन रहा है मेरा, राइट। क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट है वो ये है जानने में, प्रोडक्ट जानने में नहीं है, उसका इंटरेस्ट है एकायरल प्रोडक्ट है, रेजिमिक है, मेजो प्रोडक्ट है, ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट है। तब देख लो बेटा आप, OH है, OH है। अगर आप यहाँ देखेंगे साइक्लोपेंटेन में देखोगे बेटा यहाँ पर, तो यहाँ से देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इस वाली साइड से प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, राइट। और ये कायरल सेंटर भी है। यहाँ H भी है ना बिलो द प्लेन, अरे OH अबव द प्लेन है तो H क्या है बेटा, H बिलो द प्लेन है, राइट। और आपने कहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट हो और कायरल सेंटर भी प्रेजेंट हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, कायरल सेंटर भी प्रेजेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड को आप क्या कहते हैं, ऐसे कंपाउंड को आप कहते हैं मीजो कंपाउंड, राइट। ऐसे कंपाउंड को आप कहते हैं मीजो कंपाउंड। तो यहाँ इसकी केस में बेटा क्या, दो कायरल सेंटर भी हैं, कायरल सेंटर भी है और एज वेल एज प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। अगर इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो ऐसे देख लो, OH दोनों के सेम साइड से लगी हुई है ना, ठीक है। वो दो दिख गया होगा, यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही है, यहाँ से मैंने कट किया ना, ये लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट को क्या कर रहा है, एक तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आपने कहा था कि ऑब्जेक्ट डिवाइड इन 2 इक्वल पार्ट्स एंड रिफ्लेक्ट ईच अदर। तो होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 आप कर लेंगे क्योंकि स्टीरियो यूज़ की है इसमें और ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड है। तो ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम बाइसल्फेट, तो बेटा क्या होगा, सिन हाइड्रोक्सिलेशन होगा। बस फंक्शन समझ में आ गया आपको। सिन हाइड्रोक्सिलेशन मीन्स बोथ OH अटैच्ड एट सेम साइड्स। तो देख लो इसमें एक OH है, ये तो हो नहीं सकता, 2 OH है इसमें, ये हो सकता है, 2 OH है यहाँ पर भी, ये हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ एक OH है, ये नहीं होगा। यानी कि सेकेंड आंसर होगा या फिर थर्ड। सेकेंड थर्ड में आप ये देखेंगे कि किस में बेटा जो OH है वो सेम साइड में है। तो सेकेंड और थर्ड में देखो दोनों OH है, सेकेंड वाले केस में बेटा देखो यहाँ दोनों OH जो है ना, दोनों OH अबव द प्लेन है, राइट। और यहाँ एक OH अबव द प्लेन है और ये OH बिलो द प्लेन है। जो अबव द प्लेन दिखाया है OH वो सॉलिड लाइन से दिखाया है, जो बिलो द प्लेन दिखाया है ये वो डैश लाइन से दिखाया है, ये बिलो द प्लेन है, राइट। तो लेकिन आपने कहा सिन हाइड्रोक्सिलेशन है, तो सिन हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब हो गया
बोथ ओ एच प्रेजेंट एट सेम प्लेन और सेम साइड, राइट। तो यहाँ देखो दोनों ओ एच सेम साइड में प्रेजेंट है, तो इसे आप कहेंगे सिन हाइड्रोक्सिलेशन, यानी कि आंसर सेकंड। आपको ज़्यादा मैकेनिज्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। देखो बेटा रिजेंट्स बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और रिजेंट्स को कहते हैं जनरली लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, और रिजेंट्स बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। रिजेंट्स लाइक ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड्स है, या और भी रिजेंट्स है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड्स है, अदर रिजेंट्स भी हैं। तो रिजेंट्स को बोला जाता है इट इज़ द हार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। इसको क्या बोला जाता है बेटा, हार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है किसको, रिजेंट्स को। तो चलो ठीक है, अगर आपको रिजेंट्स के बारे में आइडिया नहीं है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि रिजेंट्स आप पर्टिकुलर एक रिजेंट्स की बुक खरीद लिया आपने और रिजेंट्स को रटने के लिए बैठ गए। बट आपको रिजेंट्स को रिएक्शंस के थ्रू क्या करना है, यूटिलाइज करना है ना। तो आपको जो है प्रैक्टिस में ले लेना है। सपोज़ अगर आप इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं, अभी 12th लेवल में आप इंडियन पॉलिटी नाम सुना होगा आपने, इंडियन पॉलिटी में सपोज़ आप आर्टिकल्स पढ़ना है, राइट। आर्टिकल पढ़ना है कि आर्टिकल 1 क्या है, आर्टिकल 2 क्या है, आर्टिकल 30 क्या है, 50 क्या है। तो अगर आप आर्टिकल 1 से लेकर सपोज़ 400 के समथिंग कुछ आर्टिकल्स हैं इंडियन पॉलिटी में, अगर आप एक एक करके आर्टिकल याद रखोगे बेटा तो याद नहीं होंगे। उनको क्या होता है कि करंट इशू क्या है, किस पे चल रहा है, इस तरीके से याद रखते हो, या फिर जो है उसके लिए आप प्रैक्टिस करते हो तो अपने आप यूज टू होते हो, तो अपने आप वो आर्टिकल आपको याद हो जाते हैं, है ना। बहुत सा आपने सुना होगा जैसे आर्टिकल 44, है ना। अब मुझे ये बता दो, अगर आपने न्यूज़ सुनते हो और न्यूज़ में बहुत जिक्र होता है आर्टिकल 44 का, तो मुझे आप बता सकते हो कि आर्टिकल 44 इज़ रिलेटेड फॉर दैट, किसके लिए रिलेटेड है। बट आपको इस पर इंटरेस्ट नहीं लेना है, अगर मालूम है दैट्स गुड, अगर नहीं मालूम तो कोई इशू नहीं, क्योंकि आप नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको इंडियन पॉलिटी से कोई लेना देना नहीं है। बट मैंने यूँ ही पूछा है कि अगर आप न्यूज़ के साथ अपडेट रहते हो तो आप देख सकते हो किस आर्टिकल से बिलोंग करता है आर्टिकल 44, राइट। देख लेना एक बार अगर आपको इंटरेस्ट लेना है, अदरवाइज़ आपको इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है आर्टिकल 44 में। दैन नेक्स्ट देखते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, व्हाट इज़ लाइकली प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन शोन। अब देखो बेटा यहाँ पर भी स्टीरियो यूज़ किया है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ईजी क्वेश्चन है ये भी। बट मैं ये चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को मैं जो है ना बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। इस क्वेश्चन को कब कहाँ डिस्कस करूँगा मैं, नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो ये बीच में आ गया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को लास्ट में लेना था एक्चुअली में मुझे, और इस क्लास को मैं इस क्वेश्चन को मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऐसा बुरा क्वेश्चन नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। बट दिखने से थोड़ा सा हो सकता है कि लगता हो कि थोड़ा टफ है, राइट, बट इजी है, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा, लेकिन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ क्योंकि थोड़ी मुझे लगता है वीडियो लंबी हो रही और इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने उसे इस क्वेश्चन को नहीं ले रहा हूँ, राइट। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ऑन कैटालिटिक रिडक्शन बाय 1 मोल हाइड्रोजन प्लेटिनम हाउ मेनी एल्कीन्स विल गिव एन ब्यूटेन। तो वो ही कह रहा है कि कितना मोल हाइड्रोजन प्लेटिनम यूज़ होगा, और जो है कितना मोल जो है, कितना मोल नहीं, वो ये कह रहा है कि 1 मोल अगर आप यूज़ करते हो, आप लिख लो लैंग्वेज को इस फॉर्मेट में लिख लो, 1 मोल हाइड्रोजन प्लेटिनम यूज़ करते हैं आप तो एन ब्यूटेन का फॉर्मेशन होता है। एन ब्यूटेन मतलब स्ट्रेट चेन, ये कहलाएगा आपका एन ब्यूटेन। तब मुझे ये देखना है बेटा इसमें एन ब्यूटेन किस किस से मैं बना सकता हूँ ना। ऑन कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ दिस हाउ मेनी एल्कीन्स, ये बोला कितनी एल्कीन्स हो सकती हैं वो, कितनी एल्कीन्स हो सकती हैं वो, राइट। तो देखो 4 कार्बन की है ना बेटा, तो 4 कार्बन की एल्कीन होगी, क्योंकि जब हाइड्रोजनेशन करते हैं तो एडिशन हाइड्रोजन का ही तो होना है, हाइड्रोजनेशन है ना, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो 4 कार्बन अगर बाद में है तो रिएक्टेंट में भी तो 4 ही कार्बन हो गए, तो 4 कार्बन के कंपाउंड्स क्या हो सकते हैं, एक तो ये हो सकता है आपका ब्यूट 1 ईन हो सकता है, या फिर हो सकता है आपका ये हो दूसरा कंपाउंड, एक तो ये हो सकता है और दूसरा ब्यूट 2 ईन हो सकता है ना। 4 कार्बन ले लिए, डबल बॉन्ड यहाँ पर, 1 मोल अगर आप हाइड्रोजन यहाँ यूज़ करेंगे तब भी एन ब्यूटेन बनेगा, 1 मोल हाइड्रोजन यहाँ यूज़ करोगे तब भी बेटा एन ब्यूटेन ही बनेगा। एन ब्यूटेन मतलब स्ट्रेट चेन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें जो नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स मिलेंगे बेटा वो 2 ही मिलेंगे, रिएक्टेंट्स एल्कीन्स जो होंगी वो 2 ही होंगी। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को बेटा मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ब्रोमीन सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव्स, द नंबर ऑफ पॉसिबल मोनो ब्रोमो प्रोडक्ट्स बताना है।
वैसे इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लो अगर इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट लेना है आपको कि कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे अगर मोनोब्रोमोनेशन किया है आपने, मतलब एक एच हटाना है और Br लगाना है, राइट। तो मुझे ये देखना पड़ेगा इसमें कितने टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ से देखो बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री है, राइट। प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये ए टाइप हाइड्रोजन है तो ये एडजेसेंट वाला बी टाइप, बेटा ए टाइप ये है तो ये बी टाइप हो गया ना। यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन है, ये बी टाइप, और ये वाला हाइड्रोजन सी टाइप, नेक्स्ट वाला हाइड्रोजन डी टाइप, और ये अपोजिट साइड वाला ई टाइप हाइड्रोजन, यानी 5 टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है। 5 टाइप ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। तो 5 टाइप ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो प्रोडक्ट्स कितने मिलेंगे बेटा? 5 ही प्रोडक्ट मिलेंगे। तो ये इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं। बात लगी कि यहाँ ब्रोमीन सनलाइट लिया हमने, पहले क्लोरीन और सनलाइट लेके इस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस किया था, राइट। तो इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, राइट। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 19 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट्स इज सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेथेन मेथेन एंड एथेन बाय यूजिंग वन स्टेप ओनली। तो खाली सिंगल स्टेप यूज़ करके बेटा क्या बन जाए? मेथेन भी बन जाए हमारा, एथेन भी बन जाए। तो ऐसा कंपाउंड्स क्या ले सकते हैं? मेथेन में तो एक कार्बन रहता है और एथेन में 2 कार्बन रहते हैं। तो यानी कि मुझे ऐसा कंपाउंड लेना है जिसमें एटलीस्ट एक कार्बन तो हो ही। तो बेटा एक कार्बन वाला कंपाउंड क्या हो सकता है? वो आपका या तो ये हो सकता है या फिर ये। तो इससे आप मेथेन नहीं बना सकते क्योंकि 2 कार्बन ऑलरेडी है इसमें, 2 कार्बन इसमें भी, तो इससे मेथेन नहीं बना सकते। आप कहोगे सर तो इससे एथेन नहीं बना सकते, बट आप देखेंगे CH3Br बेटा जो है CH3Br का अगर आप सिंगल स्टेप में कैटालिटिक रिडक्शन करेंगे ना, कैटालिटिक रिडक्शन करेंगे तो मेथेन बन जाता है, राइट। रिडक्शन बेटा करोगे ना इसका तो क्या होता है? मेथेन बन जाता है। लेकिन मिथाइल ब्रोमाइड का अगर आप बुर्ज रिएक्शन के साथ रिएक्शन करेंगे, बुर्ज रिएक्शन करेंगे तो एथेन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो सिंगल स्टेप ही तो हुई है, मेथेन और एथेन बना सकते हैं आप। देखो CH3Br से तो बन रहा है, CH3Br से मेथेन बन गया और CH3Br से क्या बन गया आपका? एथेन। इसका मतलब आंसर क्या होगा? थर्ड, CH3Br। थोड़ा सा लॉजिक था बट मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना था, अब आगे भी ट्राई कर लेते, ठीक है। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप वाई आप टाइप कर देंगे कमेंट में, और नहीं आए तो एन, ठीक है। आगे बढ़ जाता हूँ मैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, अब उसने पूछा करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड टूवर्ड्स एडिशन रिएक्शंस। तो आपको मालूम है ये तीनों कंपाउंड्स से इसमें आप स्ट्रेंथ देखते हैं, और स्ट्रेंथ देखेंगे जिसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो आपने पढ़ा है बेटा, क्या पढ़ा है? बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी पढ़ा है। तो बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी से आप क्या निकालते हैं? स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो आपको मालूम होता है साइक्लोप्रोपेन में जो स्ट्रेन होता है 44 डिग्री 44 मिनट, जबकि साइक्लोब्यूटेन में 9 डिग्री 44 मिनट होता है बेटा, और जबकि साइक्लोपेंटेन में 0 डिग्री 44 मिनट, ऐसा कुछ रहता है डेटा, ठीक है। तो स्ट्रेंथ फर्स्ट वाले केस में ज़्यादा है, 3 मेंबर, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, यानी कि फर्स्ट की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, देन सेकंड, देन थर्ड, यानी कि रिएक्टिविटी उसकी ही ज़्यादा होगी जिसमें बेटा स्ट्रेन ज़्यादा होगा, यानी कि स्ट्रेन ज़्यादा होने से रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। और स्ट्रेन उसमें देख लो यहाँ पर 44 डिग्री 44 मिनट है, या 9 डिग्री 44 मिनट, यहाँ 0 डिग्री 44 मिनट। ये आपने देखा होगा, निकाला होगा कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि कैसे निकालते हैं, टाइम कम है इसलिए मैं इसमें कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देके आगे बढ़ जाऊँ, ओके। क्वेश्चन नंबर 21 देख लो, ब्यूटेन है, ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन बन गया। तो क्योंकि ब्यूटेन से एन ब्यूटेन है ना बेटा ये, और एन ब्यूटेन से देखो कि ये आइसोब्यूटेन बन रहा है, और पहले एन ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन बन रहा है, पहले भी 4 कार्बन थे, बाद में भी 4 ही कार्बन है। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज हो गया ना, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे बेटा पॉलीमराइजेशन नहीं बोलेंगे, क्रैकिंग भी नहीं बोलेंगे। क्रैकिंग में क्या होता है? बॉन्ड ब्रेक्स हो जाते हैं, यानी कि 3 कार्बन का कंपाउंड 2 कार्बन का मिल जाएगा आपको। डीहाइड्रोजनेशन में क्या होगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, तो ये भी नहीं है। क्रैकिंग भी नहीं है, क्रैकिंग मतलब बॉन्ड्स का ब्रेक होना, मॉलिक्यूल्स रप्चर होना। पॉलीमराइजेशन मतलब मॉलिक्यूल्स बड़ा हो गया, है ना, यानी कि एक मॉलिक्यूल था, एक और एक मिलके 2 बन गए मॉलिक्यूल्स। ऐसा भी नहीं, एक ही मॉलिक्यूल था तो एक ही बन रहा है। तो इस रिएक्शन में बोलेंगे आइसोमराइजेशन। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आइसोमराइजेशन, राइट। सिंपल था, NCERT से लिया हुआ है और सिंपल है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं है कि सिंपल क्वेश्चन है तो आप एग्जाम में पूछने के चांसेस नहीं है, तो डेफिनेटली आपसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 22 देख लो, उसने बोला है द डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अब 1 मोल हाइड्रोजन यूज़ किया तो डेफिनेटली इसमें एक डबल बॉन्ड रहा होगा, पहले एक मोल हाइड्रोजन यूज़ किया ना, तो इसका मतलब इस कंपाउंड में 1 मोल रहा होगा ना हाइड्रोजन, यानी कि जो कंपाउंड है ना पहले बेटा क्या रहा होगा? ये रहा होगा, कहीं ना कहीं इसमें डबल बॉन्ड रहा होगा ना।
कोई भी जगह एक पोजीशन में H2 लगा दूँ। अब वो ये कह रहा है कि 1 मोल हाइड्रोजन यूज़ किया है आपने, तो कंपाउंड ये मिल गया आपको, ये कंपाउंड मिल गया। तो इसका मतलब इसमें मुझे क्या बताना है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा, तो आप रिंग कैलकुलेट करते हो, रिंग प्लस बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का कैलकुलेट करते हो आप, राइट। तो यहाँ देख लो आप, अरे कितनी रिंग है, एक रिंग ये है, एक रिंग ये, 2 और एक डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना होगा ए कंपाउंड में, वो 3 होगा। आंसर कितना, 3। तो होपफुली कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट। अब बेटा ये देख लो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। तो नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स वर जनरेटेड ड्यूरिंग मोनोक्लोरिनेशन। तो मुझे ये देखना है कि इस कंपाउंड में अगर मैं मोनोक्लोरिनेशन करता हूँ तो कितने कायरल सेंटर जनरेट होंगे, ठीक है। इस वाली साइड में, क्योंकि इसमें देखो कितने टाइप के हाइड्रोजन है, ए देन बी देन सी देन डी, 4 टाइप के हाइड्रोजन है, यानी कि 4 टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। तो मैं चारों टाइप के प्रोडक्ट बना के देख लेता हूँ, राइट। तो चारों टाइप के प्रोडक्ट देखो बेटा, एक ये मिल जाएगा मुझे Cl CH2 CH, ऐसे लिख देता हूँ CH, और ये CH3 और CH2 देन CH3। एक प्रोडक्ट ये मिल जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट ये मिल जाएगा बेटा Cl नहीं, ये आप कर लो CH3 Cl CH3 CH2 CH3, एक ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तीसरा देखो क्या मिल जाएगा, तीसरा ये मिल सकता है, इस वाले हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस किया आपने, CH3 CH Cl देन CH, सॉरी ये CH3 है, देन Cl देन CH3, तीसरा कंपाउंड ये मिल जाएगा। और चौथा कौन सा मिल जाएगा बेटा, यहाँ से Cl हटा सकते हो, H हटा के Cl लगा सकते हो, CH3 CH CH3 देन CH2 देन CH2 Cl। तो यहाँ देखो कायरल सेंटर इसमें है, ये कायरल सेंटर है, ये वाला कायरल सेंटर है, ये क्या ग्रुप ये अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, तो ये कायरल सेंटर है। इसमें कायरल सेंटर नहीं, थर्ड वाले में देखो कायरल सेंटर है, ये ग्रुप अलग है, ये H लगा हुआ है, ये थर्ड ग्रुप है, ये फोर्थ ग्रुप है, यहाँ कायरल सेंटर है, ये वाला कायरल सेंटर है, और दूसरा कायरल सेंटर हो गया। तो इसमें देखो, और क्या इसमें कायरल सेंटर है, नहीं है इसमें कायरल सेंटर, ये सिमिलर ग्रुप है, ये कायरल सेंटर नहीं है। इस वाले में देखो क्या कायरल सेंटर है, इसमें भी कायरल सेंटर नहीं है, यानी कि कायरल सेंटर बेटा कितने इसमें, कायरल सेंटर देखेंगे तो 2 कायरल सेंटर है, आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो उसने यही पूछा है कि कायरल सेंटर कितने जनरेट होंगे, तो 2 कायरल सेंटर जनरेट होंगे। और 2 कायरल सेंटर कहाँ जनरेट होंगे, या तो ए पोजीशन से होंगे जनरेट, या बेटा जो है सी पोजीशन से जनरेट होंगे, बी या डी से जनरेट नहीं होगा आपका कायरल सेंटर, राइट। तो होपली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी बेस्ट प्रिपेयर्ड बाई बुर्ज रिएक्शन। तो आपको मालूम है बुर्ज रिएक्शन से जो है बेटा इवन नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, यानी कि इवन कार्बन एटम्स कंपाउंड बनते हैं, इवन कार्बन एटम के कंपाउंड्स बनते हैं, लाइक एथेन बना सकते हैं, ब्यूटेन बना सकते हैं, C4H10 बना सकते हैं, ब्यूटेन, ये इवन नंबर में बनेंगे, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अल्केन्स। और मिक्सचर अगर आप ऑड नंबर में बनाएंगे तो बेटा वो मिक्सचर बन जाता है। तो बेस्ट मेथड क्या होता है कि सिंगल प्रोडक्ट मिले। तो सिंगल प्रोडक्ट्स का किस में बन जाएगा, देखो एथेन या ब्यूटेन दिया हुआ है, इसमें एन ब्यूटेन दिया हुआ है, एथेन तो नहीं दिया हुआ है, एथेन दिया होता तो एथेन भी आंसर हो जाता। तो आंसर क्या होगा, एन ब्यूटेन, राइट। क्वेश्चन नंबर 25 देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट प्रोडक्ट फॉर द गिवन रिएक्शन। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को बेटा मैं डिस्कस करूँगा अगली क्लास में। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपसे कहे क्लास में मैं डिस्कस करूँगा, क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर कौन सा, मैं फिर से टिक कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो मैंने लिया बेटा 25 वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको क्योंकि क्लास लंबी हो रही है इसलिए मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा, इसे स्टेप बाय स्टेप मुझे सॉल्व करके बताना पड़ेगा। अगर आप कर लेते हो अच्छी बात है, क्वेश्चन नंबर 25 का मुझे आंसर दे सकते हो। और क्वेश्चन नंबर देखो बेटा कौन सा लिया था मैंने, पीछे चला जाता हूँ, मैं देख लेता हूँ एक बार, ऐसा नहीं कि मुझे उसे स्किप करना है। क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26 को बेटा मैं कल डिस्कस करूँगा। अगली जो मैं इस क्लास के बाद जो नेक्स्ट क्लास डिस्कस करूँगा तो उसमें क्वेश्चन नंबर 25 एंड क्वेश्चन 16 भी डिस्कस कर दूँगा। तो मुझे लग रहा है वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है इसलिए मैंने इन 2 क्वेश्चन को थोड़ा स्किप कर दिया है, बट इन 2 क्वेश्चन को सबसे पहले मैं लूँगा नेक्स्ट क्लास में, ओके। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड टेक केयर।